हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे जापान के अर्थक्वेक के बारे में। कल यानी कि 1 जनवरी को जापान में 7.6 रिश्टर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक एक्सपीरियंस हुआ। केवल कल ही के दिन में 40 से ज्यादा छोटे अर्थक्वेक महसूस किए गए, पूरे के पूरे ट्रीमर्स महसूस किए गए जापान और नियर बाय एरियाज में। इनफैक्ट यदि अपन देखें तो जापान और अर्थक्वेक का एक बहुत पुराना रिलेशन है। एक इंसिडेंट जो अभी याद दिलाता है वो है 2011 की यादें ताज़ी कर देता है, जब जापान में 9 रिश्टर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था और उसकी वजह से इंटेंस डेथ, कई एस्टिमेट्स मानते हैं 18,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। जबकि एक मेजर डिजास्टर जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसे मेल्टडाउन कर गया था और ये पूरे के पूरे न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जहां जापान जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर कंट्रीज, जर्मनी, इन्होंने न्यूक्लियर पावर से दूसरी ओर स्विच ले लिया। वो रिन्यूएबल सोलार, विंड इनकी तरफ स्विच करने लग गए। तो ये कैसे एक नेचुरल डिजास्टर पूरे के पूरे जियोपॉलिटिक्स को ही बदल सकता है। तो आज की वीडियो में अपन डेप्थ में समझेंगे जापान में इतने अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं। और इनफैक्ट यदि अपन बात करें तो हर साल जापान में 5,000 से ज्यादा माइनर अर्थक्वेक आते हैं। और यदि अपन हायर मैग्नीट्यूड देखा जाए, जो 6+ लिए जाते हैं, वो भी लगभग 1/5 यानी दुनिया में 5 में से 1 हायर रिक्टर स्केल का 6+ से ज्यादा अर्थक्वेक जापान में आते हैं। इसके अलावा यदि आप देखें, हर 5 मिनट में एक भूकंप ऑन एन एवरेज इन द लॉन्ग टर्म स्केल एक्सपीरियंस किया गया है। अब ये हमें क्वेश्चन करता है कि जापान में ही इतने अर्थक्वेक क्यों। हालांकि हम सब जानते हैं कि जापान में 7.6 रिश्टर मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के बाद भी जो डेथ्स हुई हैं, मिसहैप्स हुई हैं, बहुत ज्यादा कम हुई हैं। कल के डेटा के हिसाब से 1 थी, आई थिंक टुडे के डेटा के हिसाब से 4 लोगों की डेथ हुई है। हालांकि इतने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यदि इंडिया में आता तो वो बहुत एक्सट्रीम कैटास्ट्रॉफ कॉज कर देता। बट ये चीज जरूर दिखाता है कि जापान की जो प्रिपेयर्डनेस है कम फॉर द अर्थक्वेक बहुत एक्सट्रीम है। तो फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट जापान एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। बट फिलहाल इस वीडियो में अपन मेजरली कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्या फैक्टर्स हैं जो जापान में अर्थक्वेक लाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सुनामी के बारे में। कहा जा रहा है, इनफैक्ट वार्निंग दी गई है कि सुनामी की भी अलर्ट जारी हो सकती है। कुछ एक जगह पे ये एक्सपीरियंस भी किया जा रहा है और ये 2011 के मैग्नीट्यूड का सिंपल हो सकता है। एक शॉर्ट में समझते हैं सुनामी होता क्या है, उसके बाद अपन डेप्थ में जाएंगे। तो कभी भी क्या होता है, जब ओशन वाटर के अंदर अर्थक्वेक आता है, जैसे ही ओशन में अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, पूरे के पूरे ओशन में जहां से मूवमेंट हुआ वहां से वेव्स एमिट होती हैं। ये वेव्स अल्टीमेटली कहां जाएंगी, पूरे के पूरे ओशन में फैल जाएंगी। जैसे जैसे ये वेव्स पूरे ओशन में फैलती हैं, इनकी वजह से जो एनर्जी मिली, उसकी वजह से जो वेव्स एक ऊपर थ्रस्ट मिला और सी लेवल राइज हो जाता है। दिस इज द बेसिक आइडिया। बट ड्यू टू द ग्रेविटी क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से वो सी लेवल ग्रेजुअली नीचे हो जाता है। दोनों फोर्सेस की वजह से एक अपथ्रस्ट मिलता है, जिसके कारण एक वेव पैटर्न जनरेट होता है। यही वेव पैटर्न है सुनामी। यानी कि सिंपल शब्दों में बात करें, कोई भी मेजर एक्सट्रीम शॉक्स जो अंडर सी में कॉज हो, जिसकी वजह से वेव्स को एक मूवमेंट मिले, एक उनके इनर्शिया को तोड़ने का रीजन मिले, उसे ही अपन सुनामी कहते हैं। पर ध्यान रखिएगा, सुनामी इज नॉट सेम एज टाइडल वेव्स, क्योंकि टाइडल वेव्स में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून का बहुत बड़ा रोल आता है। बट यहां पर मेजरली होता है वॉल्केनो, अर्थक्वेक, या तो आप बोल सकते हो कभी इंसान ने ह्यूमन मेड कॉजेस के कारण बहुत बड़ा यदि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया या कुछ बॉम्ब की टेस्टिंग की, तो उसकी वजह से ये शॉक की वजह से जो वेव्स निकली, उसे आप सुनामी की कैटेगरी में रख सकते हो। एक्सटर्नल शॉक, ये कहने का अर्थ है। अब जैसे ही ये वेव्स निकली, ये तुरंत जहां से रेडिएट हुई से दोनों तरफ जाएंगी। अब द पॉइंट इज, जैसे जैसे ये वेव्स सी में रहती हैं तो इनके पास बहुत ज्यादा सी के डेप्थ रहती है और इतनी तेज एनर्जी चैनलाइज करने के लिए कि बहुत हाई स्पीड में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन से दोनों डायरेक्शन में बहुत तेजी से, जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक कैरी कर सकता है, से लेकर ये जाती है। अब जो वेव्स कोस्ट की तरफ आ रही है, वहां पर क्या होता है, जैसे जैसे वेव्स आएंगी तो ये जो बॉटम, यहां सी फ्लोर का जो बॉटम रहता है,
अलोंग द कोस्ट उसकी जो डेप्थ होती है कम होती है। तो जैसे जैसे वेव्स आती हैं क्या होगा, ये वेव्स बॉटम को टच करने लगती है और इतनी ज्यादा एनर्जी की वजह से क्या होता है, ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जहां पर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, जो तेज वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है हाइट में। इस वजह से आप देखोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगाने से जैसे जैसे ये कोस्ट की तरफ आएगी इसकी जो हाइट है बहुत तेजी से बढ़ जाती है। इनफैक्ट इसीलिए कहा जाता है इसे सुनामी। सुनामी का मतलब होता है एक जापानीज टर्म में हार्बर, हार्बर यानी कोस्ट, मतलब कि सुनामी यदि मेन सी या ओशन में आती है तो हमें एक्सपीरियंस भी नहीं होती है, बहुत ही छोटा उसका वेव की हाइट रहती है। बट जैसे जैसे ये कोस्ट की तरफ आती है इसकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और दिस बिकम्स अ कॉज ऑफ फ्लडिंग, अ कॉज ऑफ मिनेस इन द कोस्टल रीजन्स। तो जैसे ही ये कोस्ट की तरफ आएंगी जो भी रास्ते में ये आएगा सबको एनगल्फ कर लेगी और इसीलिए सारे को वाइप आउट कर देती है। जैसे ही आप देखोगे कोस्ट की तरफ आएगी तो अचानक से हाइट बढ़ेगी बिकॉज द वेव्स टच द बॉटम ऑफ द सी, इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदलेगी और इसकी हाइट बढ़ते जाएगी। करस्पॉन्डिंग टू द हाइट इंक्रीज यहां पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा, खाली जगह क्रिएट होगी जहां से पानी कोस्ट की तरफ से मूव करेगा टुवर्ड्स द सी। इस वजह से आप देखोगे कभी भी यदि सुनामी आती है उसके आने के पहले वाटर लेवल अलोंग द कोस्ट अचानक से कम हो जाता है। इंडिया में जब 2004 में सुनामी एक्सपीरियंस की गई थी तब भी ऐसा ही नोटिस किया गया था और इनफैक्ट लोगों के लिए बहुत आश्चर्यजनक फिनोमिना रहता है क्योंकि जैसे ही वाटर रिसीड करता है, जो कोई भी कोस्ट में बीचेस में रहता है वो ये फिनोमिना को देखने के लिए टुवर्ड्स द सी मूव करते हैं और उसके बाद एक डिजास्टर बूम इट स्ट्राइक्स, जब सारे के सारे लोगों पर ये बहती है वेव और ये कैरी कर जाता है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ सुनामी। समझ में आ गया सुनामी, यानी कि जापान में सुनामी की वार्निंग क्यों दी गई है, क्योंकि एक बहुत ही बड़े मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जनरेट हुआ है, अंडर सी में जनरेट हुआ है, जिससे वाटर बाहर तरफ प्रोपेल होगा और जब वो कोस्ट में आएगा वाटर, उसकी वजह से कैटास्ट्रॉफिक इंपैक्ट्स हो सकते हैं। इसी को कहा जाता है सुनामी। दैट इज ऑल अबाउट सुनामी। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, यदि सुनामी आता है देन विल अगेन गेट इनटू द डिटेल्स। बट फिलहाल अपन नेक्स्ट बात करते हैं जापान की। कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ अर्थक्वेक, जापान में अर्थक्वेक इतने क्यों ऑकर करते हैं? तो सबसे पहले ये एक जगह सिचुएटेड है जिसे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, इसे सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। इनफैक्ट यदि अपन देखें तो इस बेल्ट में दुनिया के सबसे ज्यादा वॉल्केनोस अर्थक्वेक कॉन्सेंट्रेटेड है। क्यों यहां पर होते हैं आज इस वीडियो में अपन डेप्थ में समझेंगे। इसके बाद यहां पर 4 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिनकी वजह से आप देखोगे अर्थक्वेक भी यहां पर कॉमन है और यहां पर आप देखोगे कॉमन है वॉल्केनो भी। समझते हैं पहले इसकी ज्योग्राफी। सो दिस इज द जापान की आर्कियोलॉजी ये है। यदि आप इसको देखेंगे तो टू द ईस्ट इज द पैसिफिक प्लेट, टू द साउथ इज द फिलीपींस प्लेट एंड यदि अपन टू द वेस्ट देखें तो यूरेशियन प्लेट है। ये मेजर प्लेट्स हैं, यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट। वहीं फिलीपींस प्लेट एक छोटी माइनर प्लेट है। अब यदि इसको अपन और ज्यादा जूम करें तो अपन देखेंगे जापान बहुत सारी 4 मेजर प्लेट्स के जंक्शन में बैठा है, जहां पर एक पैसिफिक मेजर प्लेट है जो अपन ने देखा और एक इसके अलावा सारी माइनर प्लेट्स हैं, जहां पर एक फिलीपींस प्लेट अपन ने देखा। टू द नॉर्थ ऑफ द फिलीपींस प्लेट आप देखो ये ऑलमोस्ट मिड ऑफ द जापान, दिस इज अ हॉन्शू आइलैंड। सबसे बड़ा आइलैंड जो है जापान का हॉन्शू आइलैंड है, उसी के मिड से करीब आप देखो ये प्लेट जा रही है और दिस प्लेट इज नोन एज ओकोस्ट प्लेट, जिसे शॉर्ट में ओके प्लेट भी कहा जाता है। तो हॉन्शू आइलैंड के बीच से लगभग ओके प्लेट गई है और यदि आप यहां पर देखोगे एक आमर प्लेट भी आएगी जो चाइना को कवर आउट करती है इन द ईस्टर्न रीजन्स। अब इन्हीं प्लेट के इंटरैक्शंस की वजह से अपन देखेंगे अर्थक्वेक और वॉल्केनोस बहुत ज्यादा कॉमन है जापान के एरिया में। यदि अपन इस फिनोमिना को समझते हैं इन प्लेट बाउंड्रीज का कैसे इंटरैक्शन हो रहा है, तो दिस इज द पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट बाउंड्री टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट मूव कर रही है और ये नीचे जा रही है, यानी कि ये सबडक्ट हो रही है टुवर्ड्स ओकोस्ट प्लेट। ओकोस्ट प्लेट ऊपर रह रही है और जो पैसिफिक प्लेट है वो इसके नीचे जा रही है। दिस फिनोमिना इज नोन एज सबडक्शन और इन्हीं सब फिनोमिना की वजह से अपन देखेंगे
जापान में बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं। समझते हैं अपन क्या फिनोमिना है और कैसे है। सबसे पहले अपन प्लेट टेक्टोनिक्स से कुछ बेसिक समझते हैं एंड देन विल गो बैक टू जापान। तो जब भी दो प्लेट टेक्टोनिक्स, जो भी प्लेट हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, तो जो भी डेंसर प्लेट रहेगी, ओशनिक प्लेट हमेशा कॉन्टिनेंटल प्लेट से ज्यादा डेंसर होती है। तो जो ओशनिक प्लेट, इस केस में जापान के केस में क्या होगा, पैसिफिक प्लेट है। पैसिफिक प्लेट जो है ज्यादा पुरानी है, धीरे धीरे मटेरियल सेटल होते गया है, इस वजह से ये ज्यादा डेंसर है। ज्यादा डेंसर है तो जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी तो जो ज्यादा भारी प्लेट है वो सबडक्ट करने लगेगी एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। यहां पर जो ये प्लेट है जापान जिस पर है, ये सबडक्ट हो रही है, पैसिफिक प्लेट सबडक्ट हो रही है, और द अदर प्लेट दैट इज ओके प्लेट, ये ओके प्लेट है, ये ऊपर ही रह रही। अब जैसे जैसे पैसिफिक प्लेट सबडक्ट हो रही है, ये क्या होगा, नीचे जाएगी, तो ये जो प्लेट का जो मटेरियल है ये धीरे धीरे मेल्ट होगा। क्यों मेल्ट होगा, क्योंकि नीचे जाने में टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। इस वजह से जब ये प्लेट अपने थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंचेगी, ये मेल्ट होगा और यहीं से लावा निकलेगा। जब लावा अंदर रहता है अर्थ सरफेस के, उसे मैग्मा कहते हैं, और जब वो अर्थ के बाहर निकल जाता है तो उसे लावा कहते हैं। सो दिस पोर्शन इज मैग्मा। जब यहां से निकलता है तो इट इज नोन एज लावा। अब इसी सबडक्शन के अक्रॉस जब वाइब्रेशंस फील होते हैं, जब आप किसी भी चीज को रब करोगे थोड़े से वाइब्रेशन फील होंगे, और इसी को कहा जाता है अर्थक्वेक। सो बिकॉज सबडक्शन हो रहा है पैसिफिक प्लेट का अलोंग द ओके प्लेट जिस पर जापान सिचुएटेड है, इसी वजह से यहां पर मेजर अर्थक्वेक कॉमन है। दैट इज द रीजन। अब नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एंडस प्लेट। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और देता हूं, जहां पर ये सबडक्शन होता है, जिस पॉइंट पर सबडक्शन होता है वहां पर एक वी शेप्ड वैली बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पैसिफिक प्लेट and over here you have so this is the Pacific plate जो subduct हो रही है, and this is the OK plate। तो can you see this is a V-shaped valley, और इसी को कहते हैं अपन trench। so if I draw the 3D, try to draw a 3D diagram, so this is, can you see this is एक कंटिन्यूस वी शेप्ड वैली दिखी जो थ्रू आउट द ओशन बेसिन पीछे तक एक्सटेंड रहेगी। आई एम नॉट वेरी गुड एट डायग्राम, सो प्लीज मैनेज विद इट। इसी वी शेप्ड वैली को कहते हैं ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब होता है जहां पर एक ओशनिक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ सबडक्ट कर रही है। तो जहां पर भी एक ओशनिक प्लेट सबडक्ट होगी वहां पर क्या होगा, एक ट्रेंच बनेगा। वेरी डीप सरफेस, जितने भी डीपेस्ट पॉइंट्स है अर्थ के वो यहां पर बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिपेस्ट पॉइंट कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच, वो कहां है, ट्रेंच ही है। ठीक है, अब यदि अपन बात करते हैं तो यानी कि अपन यदि ट्रेंच लोकेट करते हैं मैप में, इसका मतलब जो अर्थ के नीचे जो फिनोमिना हो रहा है वहां पर एक प्लेट टेक्टोनिक, कोई भी प्लेट सबमर्ज हो रही है, एंड दैट इज द बेसिक्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब यदि अपन बात करें आगे, ऐसा ही यदि अपन देखें एंडस माउंटेन को, यदि अपन देखें तो एंडस माउंटेन कैसे बना, जहां पर पेरू चिल ट्रेंच है। तो फॉर एग्जांपल यदि आप देखोगे तो साउथ अमेरिका के पैरेलल एक रेंज गई है, इसे कहा गया है एंडस रेंज। अब जब दो प्लेट का इंटरेक्शन होता है, नाज़का प्लेट और साउथ अमेरिका प्लेट, कैन यू सी दिस इज अ नाज़का प्लेट एंड दिस इज अ साउथ अमेरिकन प्लेट। जब नाज़का प्लेट सबमर्ज हो रही है, कैन यू सी नाज़का प्लेट क्यों सबमर्ज होगी, क्योंकि ये जो मेजर प्लेट है ये क्या है, ये ओशनिक प्लेट है। अभी अपन ने देखा ओशनिक प्लेट ज्यादा डेंस होती है, तो सबमर्जन किसका होगा, नाज़का प्लेट का, ओशनिक प्लेट का। तो ये नाज़का प्लेट यहां सबमर्ज हो रही है, तो जैसे ही सबमर्ज होगी तो क्या होगा, एक ट्रेंच बनेगा, एक वैली बनेगी, और इसी कोलिजन के अलोंग जो माउंटेन चेन बनेगी उसे कहा गया है एंडस। सो नाउ लेट्स सी द मैप। यदि आप देखोगे तो नाज़का प्लेट इज मूविंग, तो यहां पर डेफिनेटली आप देखोगे यहां पर एक ट्रेंच होगा, और ओवर हियर यू हैव द कोकोस प्लेट एंड द कैरिबियन प्लेट। ये दोनों प्लेट भी एक दूसरे के साथ मूव कर रही हैं, तो यहां पर भी एक ट्रेंच होगा। हर जगह जहां पर दो प्लेट
एक दूसरे के तरफ मूव कर रही हैं और एक सबडक्ट हो रहा है, वहां पर आप देखो एक ट्रेंच होगा। सो कैन यू सी दैट, यहां पर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड दिस इज अ पैसिफिक प्लेट मूव कर रही है, यहां पर एक ट्रेंच होगा। यहां पूरे कॉलम पर दोनों प्लेट एक दूसरे से मूव कर रही है, पैसिफिक और यूरेशियन प्लेट अलग अलग छोटी छोटी प्लेट्स के साथ। यहां पर भी बहुत सारे ट्रेंचेस होंगे। ओवर हियर यू विल सी दैट ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट का इंटरेक्शन हो रहा है टुवर्ड्स ईच अदर, तो यहां पर भी एक ट्रेंच होगा। तो अब अपन ट्रेंच की लोकेशन देखते हैं। कैन यू सी दैट, यहां पर आया टोंगा ट्रेंच और नेक्स्ट आता है करमादे ट्रेंच। ये दोनों किस लिए हुआ, क्योंकि यहां पैसिफिक देखा अपन ने, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो और पैसिफिक प्लेट का इंटरेक्शन हो रहा है, तो पैसिफिक प्लेट इसके अलोंग सबडक्ट हो रही है। ऐसा ही अपन ने देखा यहां पर एल्यूशन में, जहां पर ऊपर वाली प्लेट के साथ पैसिफिक प्लेट सबमर्ज हो रही है, एंड इधर अपन ने देखा लाइन से जितनी भी प्लेट्स हैं, ओके प्लेट, फिलीपींस प्लेट और पैसिफिक प्लेट का सबमर्जेंस हो रहा है। इस वजह से लाइन से आप देखो यहां पर बहुत सारे ट्रेंचेस हैं, कुराइल ट्रेंच, जापान ट्रेंच, यू हैव द मरियाना ट्रेंच, डीपेस्ट ट्रेंच, फिलीपींस ट्रेंच, ये है जापान ट्रेंच, सॉरी दिस इज अ जापान ट्रेंच, दिस इज जापान ट्रेंच। इस तरीके से आप देखो सारे ट्रेंच हैं, यानी कि ट्रेंच की लोकेशन हमें समझ में आ गया, जहां पर दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं और जो डेंसर प्लेट है वो सबमर्ज करेगी या सबडक्ट करेगी इस प्लेट में। इस प्रोसेस में जो वी शेप्ड वैली बनेगी उसे अपन कहते हैं ट्रेंच, एंड दिस इज द बेसिक्स ऑफ ट्रेंच। यदि अपन बात करें अब, जब भी एक प्लेट सबसाइड करेगी, अभी अपन ने देखा जब भी एक प्लेट यदि सबसाइड कर रही है, अंदर जा रही है, तो नीचे क्या होगा, नीचे जाके ये पिघलेगी और जैसे ही ये पिघलेगी मतलब क्या हुआ, वहां से मैग्मा बनेगा और जब मैग्मा बाहर आता है तो लावा बनेगा। अब यदि अपन पैसिफिक रिंग ऑफ ओशन को देखें, यहां पर इतने सारे ट्रेंचेस हैं, लाइन से पूरे ट्रेंचेस हैं, देयरफॉर यहां पर लगातार सबडक्शन हो रहा है। इनफैक्ट यदि आप शॉर्ट में समझना चाहो तो पैसिफिक प्लेट का ऑल थ्रू आउट द एशियन कोस्ट सबमर्जेंस हो रहा है और यहां पर माइनर प्लेट्स का सबडक्शन हो रहा है, इंक्लूडिंग द नास्का प्लेट, इंक्लूडिंग द कैरिबियन प्लेट, इन सब का सबडक्शन हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, सारी की सारी प्लेट जहां सबडक्शन हो रहा है, एक प्लेट अंदर जा रही है, तो जब भी बाहर जो लावा निकलेगा उससे वॉल्केनो बढ़ेगा। इसीलिए आप देखोगे इन सारे कोस्ट के अलोंग वॉल्केनो भी बहुत सारे मिलते हैं। तो राइट फ्रॉम दिस, रशिया में अभी अपन ने देखा सबडक्शन हो रहा है, तो वहां पर कामचटका पेनिनसुला है, ये वॉल्केनिक आइलैंड है। इसके अलावा आप लाइन से देखोगे जापान में बहुत सारे वॉल्केनोस हैं, एशिया से लेकर न्यूजीलैंड तक वॉल्केनोस हैं। जहां जहां सबडक्शन होगा वहां वॉल्केनो बनेंगे ही। न्यूजीलैंड में आप देखोगे माउंट राउफियो माउंटेन है, काराकोटा जो है, काराकोटवा वो है इंडोनेशिया का बहुत एक्टिव वॉल्केनो है, माउंट फूजी जापान का है। जापान में ये चार जो आमर प्लेट, ओके प्लेट और फिलीपींस प्लेट और इस साइड आएगा पैसिफिक प्लेट, ये सारों के ट्राई जंक्शन पॉइंट पर है। इसी वजह से ये भी एक वॉल्केनिक बहुत इंटेंस है। इसी तरीके से आप देखोगे वॉल्केनो ऑकर करता है। सो नाउ वी आर क्लियर व्हाई अर्थक्वेक ऑकर्स, and second we are also clear why volcano occurs along this entire coast जहां जहां सबडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक और यूनिक फिनोमिना है जो पैसिफिक में ऑकर करता है, एक ही जगह ऑकर करता है, जिसमें बोला गया है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। ये एक मेजर लोकेशन है जहां पर अभी भी कैरी ऑन हो रहा है। दो प्लेट ऐसे जब अंदर जा रहे हैं, कोलाइड करके अंदर चले गए, इसे बोला गया कन्वर्जेंस प्लेट। इसमें क्या हुआ, जो क्रस्ट बना हुआ था वो नीचे जाके डिस्ट्रॉय हो गया, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। वहीं पर यदि आप देखो ऐसा भी हो सकता है दो प्लेट ऐसे ना मूव करें बल्कि पैरेलली मूव करें, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से मूव करें, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। तो अब इस तरीके से मूव करेंगे तो क्या कोई भी प्लेट अंदर जा रही है, नहीं जा रही है, तो क्या वॉल्केनो ऑकर करेगा इस प्लेट में, नहीं ऑकर करेगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक ऑकर करेंगे। क्यों अर्थक्वेक ऑकर करेंगे, आप इमेजिन करो मैं दो रफ सरफेसेस को रब कर रहा हूं, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो एक दूसरे पे स्टिक हो जाएंगे। अब जब कंटिन्यूस फोर्स लगेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन रहा, और जब भी रब करते हो किसी चीज को तो क्या होता है, एनर्जी जनरेट होगी। अब इमेजिन करो इतनी बड़ी प्लेट टेक्टोनिक्स मूव कर रही हैं तो डेफिनेटली एनर्जी रिलीज होगी। इसे ही कहा जाता है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट अर्थक्वेक।
ये जो अर्थक्वेक है एक जगह बहुत कॉमन है, वो है आप देखोगे कैलिफोर्निया में, यूएस में। यदि यूएस में देखोगे आप, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्ट यूएसए। अब यहां पर एक प्लेट है जुआन डी फूको और इधर है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये दोनों प्लेट जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ मूव कर रही हैं इस तरीके से। कैन यू सी दिस मूवमेंट? और इसी मूवमेंट के तौर पर कैलिफोर्निया में आप देखोगे बहुत सारे अर्थक्वेक कॉमन हैं। इस मूवमेंट की वजह से यहां पर अर्थक्वेक कॉमन था। तो जापान में अर्थक्वेक आता है बहुत ज्यादा, वहां पे किस वजह से आता है? क्योंकि जो पैसिफिक प्लेट है सबडक्ट कर रही है। लेकिन कैलिफोर्निया का अर्थक्वेक जो पैसिफिक का ही कोस्ट है दूसरे तरफ, वहां पर सबडक्शन की वजह से नहीं आता, बट वहां पर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट की वजह से आता है, जहां पर जुआन डे फुको प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं, जिसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहा गया है दिस। सो नाउ लेट्स कम बैक टू द जापान स्टोरी। यदि अपन जापान में देखें तो जापान में क्या हुआ, पैसिफिक प्लेट जो है अंदर जा रही है, इसकी वजह से क्या होगा, इस लाइन पर क्या होगा, एक ट्रेंच बनेगा। तो यहां पर आप देखोगे जापान के कोस्ट के बाहर एक जापान ट्रेंच है, और जैसे जैसे सबडक्शन होगा तो मैग्मा बाहर निकलेगा और मैग्मा से बनेगा वॉल्केनो। इसी वजह से आप देखोगे माउंट फिजी यहां पर है, पहली चीज। और जैसे जैसे सबडक्शन होगा क्या होगा, वाइब्रेशन रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा, जिससे कि अर्थक्वेक बहुत ज्यादा कॉमन है। अब यानी कि जापान की जो ज्योग्राफी है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स के बिल्कुल मार्जिन में बैठा है, इस वजह से जापान में फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आते हैं। और सारी की सारी मैकेनिज्म आपको समझाना पड़ेगा। वी हैव सीन वॉल्केनो भी कैसे जनरेट होगा। नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं तो जापान से अपन ब्रॉडन होके सरकम पैसिफिक की बात करते हैं, जो यदि आप देखोगे तो इंटायर, यानी आप देखोगे पैसिफिक कोस्ट राइट फ्रॉम न्यूजीलैंड से लेकर पूरा का पूरा पैसिफिक कोस्ट होते हुए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को कवर करते हुए एक जो आर्क बनी है, इसी आर्क को कहते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया के 75% यानी 3/4 ऑफ वॉल्केनो एंड 90% ऑफ अर्थक्वेक इसी पाथ पे सिचुएटेड है। क्यों सिचुएटेड है? नाउ कैन यू रिलेट? क्योंकि यहां पर इतने सारे ट्रेंचेस हैं। ट्रेंचेस का मतलब क्या है, यहां पर सबडक्शन हो रहा है प्लेट का। ओशनिक प्लेट मेजरली यदि आप इस तरफ बात करोगे तो पैसिफिक प्लेट का सबडक्शन हो रहा है। जैसे ही सबडक्शन होगा वो पिघलेगा, वॉल्केनो निकलेगा, और इस सबडक्शन प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को अपन अर्थक्वेक कहते हैं। एंटायर दिस कोस्ट में ये होगा, ठीक है। अब यदि अपन बात करते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, यदि 2000 आई थिंक इट इज इन 2020 का क्वेश्चन है, और 2020 या इट इज 2020 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरकम पैसिफिक जोन। अब देखो जब भी क्वेश्चन में लिखा रहता है डिस्कस, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देना है। एक्सप्लेनेशन जो अभी अपन ने दिया वो ही देना है। तो सबसे पहले आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, सरकम पैसिफिक बेल्ट क्या होता है उसको डिफाइन करो कि एक एलोंगेटेड बेल्ट है जो न्यूजीलैंड से लेकर फाइनली साउथ अमेरिका तक कवरिंग एक आइलैंड आर्क, पूरा एक कंटिन्यूस आर्क है जो पैसिफिक के कॉन्टिनेंटल कोस्ट को कवर करता है, उसे कहते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट। ये एक मेजर अर्थक्वेक और वॉल्केनो का हॉटस्पॉट है। यदि डेटा याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, का हॉट स्पॉट है। यदि अपन बात करें उसके बाद सीधा आ जाओ बॉडी में, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सरकम पैसिफिक जोन। जो अपन ने पढ़ा सबको एक एक पॉइंट बनाओ और लिख दो। कैन यू राइट हाई सेस्मिक एक्टिविटी? आप यहां पर एग्जांपल दे सकते हो जापान का, जहां पर हर 5 मिनट में एक भूकंप आता है। वॉल्केनिक आर्क्स, आप एक छोटा सा मैप बना दो, जल्दी से मैप बना दो, जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशन के बॉर्डर्स को दिखाओ और जितने भी वॉल्केनोस है यहां पर उनको मार्क कर दो। टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज एक मैप बना दो जापान का या ओवरऑल सारे का प्लेट बाउंड्रीज दिखा दो। सुनामी हजार्ड आप मार्क कर सकते हो, 2011 का सुनामी हजार्ड, 2004 का हजार्ड, वहीं पर सबडक्शन जोन के ओकर हुआ। जियोथर्मल एरियाज जहां पर भी एक प्लेट सबडक्ट हो रही है, वॉल्केनिक एक्टिविटी से रिलेटेड अदर एक्टिविटीज भी रहेंगी। और फाइनली इससे रिलेटेड जहां पर भी गर्म होता है, मेटालिक रेसिड्यू बचेगा, वहां पर बहुत सारे मिनरल रेसिड्यू बनते हैं। तो इस तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हो। कंक्लूड करना है तो आप कुछ अच्छे नोट में कंक्लूड कर सकते हो कि सरकम पैसिफिक जोन जो है यहां पर लगातार सबडक्शन हो रहा है, और ये हमें ओशनोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना के स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ये बता सकते हो।
एंड एक फ्यूचरिस्टिक नोट में कंक्लूड कर सकते हो कि इनकी स्टडी से हेल्प कर सकते हैं अपन अदर अर्थक्वेक्स को भी, जो डीप फोकस एंड मीडियम फोकस अर्थक्वेक है उनको भी डिकोड करके अपन डेवलपिंग कंट्रीज की स्टडी में हेल्प कर सकते हैं। इस तरीके के कंक्लूजन लिख सकते हैं। So this is the understanding about why earthquakes occur in the Circum-Pacific Belt and Japan. That's all for this topic. Thank you.